Mohit Gurjar and I welcome to you all on my YouTube channel Extension Chopal. Today we are here to discuss the principles of extension and extension educational process. So stay tuned with me till the end of the video, and in the end of video we will discuss some important facts about the today's session. So without wasting any time, let's start the today's session. Okay, well, let's start the today's session. We will start with the principle of extension. As you know that when we are going to study any subject, at least we should aware about the fundamental of objective and principles of that particular subject. So start with the meaning of principle. What is the meaning of principle? As you know that general guidelines which forms the basis for decision and action in a consistent way. जो बेसिकली हमारा क्या होता है कि प्रिंसिपल्स के बेस पर, उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपना एक डिसीजन और एक्शन कंसिस्टेंट वे में हम ले सकते हैं, यानी कि हमारे डिसीजन के लिए एक बेस को फॉर्म करते हैं. In agriculture extension, we have 11 principles, in which first is principle of interest and needs. That is very basic fundamental principle of extension. As you know that when we are going to start any activity related to extension, so you should aware about the need and interest of the farmers. Basically, जब भी कोई आप एक्टिविटी एक्सटेंशन से रिलेटेड करते हैं तो आपको आपके कंसर्न एरिया का, जो भी आप जिस एरिया में करना चाहते हैं वहाँ के फार्मर्स से रिलेटेड अगर आप कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको उनका नीड एंड इंटरेस्ट का पता होना चाहिए. सपोज यू आर लॉन्चिंग ए न्यू हाइब्रिड वैरायटी, दैट मीन्स यू शुड अवेयर व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. आपको उस एरिया की रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, उन फार्मर्स की रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए. दैट्स इट इज़ अ मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर एन एक्सटेंशन वर्कर. हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं उनके लिए बेसिकली सबसे चैलेंजिंग टास्क यही होती है कि उनको नीड आइडेंटिफाई करना है. एज इट इज़ वेरी सिंपल टू यू ऑल, इफ़ अगर आप कोई भी प्रोग्राम नीड और इंटरेस्ट बेस्ड नहीं करेंगे तो फार्मर का अडोप्शन नहीं होगा, फार्मर उनको अडोप्ट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं होगा. तो बेसिकली हमें नीड आइडेंटिफाई करने का मोटिव हमारा ये होता है कि ताकि हमारा पार्टिसिपेशन और हमारी जो इनोवेशन है या फिर वैरायटी है या फिर कोई भी प्रैक्टिस है उसका अडोप्शन ज़्यादा हो. तो अडोप्शन कब ज़्यादा होगा? जब आपका नीड एंड इंटरेस्ट होगा पीपल्स को. दैट इज़ बेसिक. फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स और योर फार्मर्स नीड. आपको आइडेंटिफाई करना है. आफ्टर दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. आप उसके बाद प्लान कर सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ cultural differences. Principle of cultural differences. Culture simply means social heritage. It is not, you can say, it is not the property of single individual, or in other words you can say, you can't say it is the property of powerful person of the society. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कल्चर क्या होता है? सोशल हेरिटेज होता है, किसी एक सिंगल की प्रॉपर्टी नहीं होता है. तो आपको क्या करना है कि कल्चरल डिफरेंसेस कहाँ पर होता है? फार्मर्स के बीच में भी होगा, फ्रेंड्स के बीच में भी होगा, नेबर्स के बीच में भी हो सकता है. बिकॉज सबका रिचुअल का तरीका, वर्शिप का तरीका, पूजा करने का तरीका, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, लैंग्वेज का तरीका, ये सबका अलग अलग हो सकता है. रिस्पेक्ट का तरीका. तो सिंपल सी बात है, ये हमारे कल्चरल डिफरेंसेस है. सपोज यू आर बिलोंग्स टू साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आई एम बिलोंग्स टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली हमारा जो कल्चरल डिफरेंसेज होता है इसमें हमारे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम भी आ जाती है, जिसको हम लैंग्वेज से जुड़ी प्रॉब्लम बोलते हैं. इनके यहाँ पर कम्युनिकेशन ना प्रॉब्लम हो पाना. अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो आप अपना कोई भी वेंचर है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजीज को डिसेमिनेट कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है. इफ़ यू वांट टू बी ए गुड कम्युनिकेटर, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड एक्सटेंशन वर्कर, यू हैव टू बिल्ड अप ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फार्मर्स एंड योर एंटरप्राइज, वट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैम. जो भी आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा. देन you can communicate your technology or your practices efficiently. आप उसको efficiently कर पाएंगे. तो आपको क्या करना है कि उनके कल्चर के साथ आपको एक तालमेल बिठाना है ताकि आप अपनी चीज़ों को इफेक्टिवली कर पाएँ. ठीक है. और नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल. दैट इज़ it is very basic. Grass root level, whenever we are discussing the grass root means you have to start with the locals. जब हम ग्रास रूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लोकल्स के साथ स्टार्ट होना पड़ेगा. यू हैव टू इन्वॉल्व लोकल पीपल्स, लोकल लीडर्स, लोकल प्रॉब्लम, लोकल सिचुएशन इन योर प्रोग्राम. अगर आप कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोकल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. सपोज यू आर इन्वॉल्विंग द लोकल्स in your program, what will be happen? If you are involving the local, that
द लोकल्स या लोकल लीडर्स हैव देयर डेफिनेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स। अगर कोई भी आपने लोकल लीडर को इन्वॉल्व कर लिया है तो उसके फॉलोअर्स भी आ जाएंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इट मस्ट फिट टू लोकल कंडीशन। जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लोकल कंडीशंस में फिट होना चाहिए। सपोज अभी अगर हम बात करें, अभी रबी सीजन चल रहा है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो यू शुड ऑर्गेनाइज रिलेटेड टू द रबी क्रॉप्स। अगर रबी क्रॉप से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट अगर अभी आप खरीफ से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो फार्मर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ हार। ये भी समय की ज़रूरत, मांग नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। एज यू नो दैट एवरी फार्मर हैव वास्ट ऑफ नॉलेज, बहुत नॉलेज है उसके पास। किसी फार्मर के पास 50 ईयर्स की नॉलेज है। मीन्स नॉलेज क्या होती है, हमारी कैरी फॉरवर्ड होती है जनरेशन टू जनरेशन। हमने अपने फादर से सीखा, फादर ने अपने फादर से सीखा, तो जो भी हम एग्रीकल्चर में खेती करते हैं, जो भी आ रहे हैं अपनी, उसमें हमें बहुत सारी नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है। तो नेवर शो दैट योर नॉलेज ऑफ द फार्मर्स, या सपोज यू आर एक्सटेंशन वर्कर and you are showing the farmer your knowledge is nothing and you are outdated, don't behave like that। means कभी भी आपको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, आपने सुना ही होगा। तो नेवर अंडरस्टिमेट पावर ऑफ या नॉलेज ऑफ ए फार्मर। आपको फार्मर्स की नॉलेज को अंडरस्टिमेट नहीं करना है। यू हैव टू कोलैबोरेट विद देम। आपको उनको क्या करना है, अपडेट करना है। यू हैव टू अपडेट देयर इन ए प्रॉपर वे। सपोज आपको लगता है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो चुकी है, तो आपको उनके बेनिफिट्स बताने हैं उसको, कि न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है उससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको उनकी प्रोस और कॉन्स बताकर फार्मर को कन्विंस करना है, ना कि डायरेक्टली उनको बोल देना कि योर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, यू कैन डू नथिंग। ये ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जस्ट यू हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। आपको उनके माइंडसेट को चेंज करना है। यू हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड्स बाय, आपके पास क्या होगा, लॉजिक्स होंगे, आपके पास एक अप्रूवल होगा किसी चीज़ का, ठीक है। उसके बेसिस पर आप उनको कन्विंस कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। एज यू ऑल नो दैट लर्निंग बाय डूइंग इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप अपने आप में एक्सप्लेनेट करा है कि लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पर हम करके सीखते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होता है, इवन हमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। जब हम प्रैक्टिकल में कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं तो हमारी स्किल्स भी इम्प्रूव होती है, साथ साथ हमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, बिकॉज आई एम डूइंग माई सेल्फ। मैं अपने आप कर रहा हूँ, कोई मुझे दूसरा टीच नहीं कर रहा है, तो सब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे बता दिया जस्ट आपको कि काम आपको ऐसे करना है। तो जैसे वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में हम क्या होता है, बेसिकली वर्कशॉप कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, करके सीखते हैं। तो जहाँ पर हम फार्मर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप करके सीखिए, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, फार्मर को मोटिवेशन भी मिलेगा, साथ साथ फार्मर में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, डिज़ायर्स अराउज होंगी। तो आपको ये इस प्रिंसिपल को भी बेसिकली अडोप्ट करना है अपने प्रोग्राम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराने के लिए। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। Principle of participation, most of the village community should willingly cooperate and participate in identifying the problem, planning of projects for solving problems and implementing the projects in getting the desired results। अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, 2 बेसिक प्रिंसिपल्स, तो अगर बात 2 बेसिक प्रिंसिपल की जाए तो उनमें हो जाता है आपका लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन। ये दोनों बेसिक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, देन हाउ यू कैन से आवर प्रोग्राम इज सक्सेस कैसे होगा। सक्सेस ऑफ ए प्रोग्राम इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पार्टिसिपेशन। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा प्रोग्राम में तो प्रोग्राम तो फेल हो जाएगा। तो एटलीस्ट हाउ यू कैन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इन योर प्रोग्राम, it is completely depends upon you. If you are involving the local peoples, local leaders in your program and you are raising the issues related to the locals। अगर आप लोकल से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, उनसे रिलेटेड इश्यूज़ को उठाएंगे, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन आएगा, विलिंगली, अपनी इच्छा से आ जाएगा। दिस इज में वर्ड भी यूज़ किया गया, कम्युनिटी शुड विलिंगली कोऑपरेट एंड पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। अगर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी तो उनको आइडेंटिफाई करने में विलिंगली अपने आप कोऑपरेट करेगी, इवन अच्छे से पार्टिसिपेशन भी होगा। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फैमिली। दैट इज एवरीवन नो दैट फैमिली इज द
प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी की प्राइमरी यूनिट फैमिली होती है, तो आपको फैमिली इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओके, वेल द टारगेट ऑफ एक्सटेंशन वर्कर शुड देयर फॉर बी द फैमिली। मीन्स you can't say we will work only with the head of the family. Means family involvement is always beneficial for the program. कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट मीन्स यू हैव गेटिंग मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। एक तो फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से क्या बेनिफिट होने वाला है कि आपको मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट होगा। और जब फैमिली कहीं पर भी आ जाती है, किसी भी पार्टिसिपेट करती है, तो वहाँ पर एक वी फीलिंग क्रिएट होती है। वन एवर वी आर पार्टिसिपेटिंग विद द फैमिली, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग द वी फीलिंग। एक हम की भावना क्रिएट कर देते हैं। और एज यू ऑल नो दैट व्हेन वी हैव क्रिएटिंग द वी फीलिंग, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग समथिंग। जब हम वी फीलिंग कर रहे हैं क्रिएट, तो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वी हैव समथिंग। आपको भी लगता है कि हमारे पास कुछ है। अगर पूरी फैमिली हमें आके ज्वाइन करती है, दैट मीन्स वी हैव समथिंग इज बेटर फॉर देम। नाउ द नेक्स्ट वन इज principle of leadership. As earlier I have discussed principle of leaders, identifying different type of leaders, working through them is essential in extension. Whenever you start any camp, any activity related to the farmers, related to other peoples of the society, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ यू कैन मैनेज दैम, आप कैसे मैनेज करते हैं, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। बिकॉज रीजन्स मैंने बताए आपको कि अगर लोकल लीडर्स को आप इन्वॉल्व करते हैं, तो बेसिकली उनके जो फॉलोअर्स होंगे वो भी आपके प्रोग्राम में आएंगे। और इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें, अगर लोकल लीडर आपके अगेंस्ट हो जाए, इफ़ द लोकल लीडर अगेंस्ट योर प्रोग्राम, देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट सम ऑब्स्टेकल्स इन योर प्रोग्राम। तो हो सकता है प्रोग्राम को बंद भी करवा दे, कैंसिल भी करवा दे, क्योंकि आप लोकल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। समझ गए? तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Next one is principle of adaptability. It is very, very important. Extension work and extension teaching method must be flexible and adapted to suits the local condition. Means जो भी आप एक्सटेंशन की स्ट्रेटजीज ले, आप कोई भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर विलेज में, एरिया में, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपके टीचिंग मेथड्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इफ़ यू वांट टू टीच द बेनिफिट ऑफ हाइल्डिंग वैरायटी यूसेस, तो आपको उसमें जो आपका टीचिंग मटेरियल होगा, टीचिंग इक्विपमेंट्स होंगी, उनकी यूसेज में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बेसिकली आई वांट टू शेयर, फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। विच टाइप ऑफ ऑडियंस दैट यू हैव, किस टाइप की ऑडियंस आपके पास है। सपोज यू हैव द इलिटरेट फार्मर्स, आपके पास अगर इलिटरेट फार्मर्स, देन यू शुड गो विद द ऑडियो विजुअल एड्स। आपको ऑडियो विजुअल एड यूज करना चाहिए। इफ़ यू हैव द हाई लिटरेटेड या सेमी लिटरेटेड फार्मर्स, देन यू कैन गो विद द विजुअल एड्स ऑल्सो। विजुअल एड्स को यूज़ कर सकते हैं आप। मीन्स आप फिर किसी भी एड्स को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपका चाहे आपका विजुअल एड है, चाहे आपका ऑडियो एड्स है, चाहे आपका ऑडियो विजुअल एड्स है। बट इन द केस ऑफ इलिटरेट फार्मर, you have to go with the audio visual aids that will be beneficial for you. Next one is the principle of evaluation. As I want to know why evaluation is necessary. Why the evaluation is necessary? Why the principle of evaluation? I want to tell you why the evaluation is necessary, because if you want to know the impact of that particular thing, that's why the evaluation necessary. अगर आप किसी चीज़ का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसका क्या रिजल्ट्स आए, तो हमारा एवोल्यूशन ज़रूरी होता है। और ये हमारा एवोल्यूशन के बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितना चेंजेस आया है। सपोज़ एक फार्मर पहले ऑर्डिनरी फार्मर किसी नॉर्मल वैराइटीज़ को या फिर ट्रेडिशनल वैराइटीज़ को यूज़ करते थे, फिर आपने उसको हाइल्डिंग वैराइटीज़ दी, तो दोनों में कंपेयर हुआ, तब पता चला कि रिजल्ट एवोल्यूशन के बाद कि क्या डिफरेंसेस आया उसकी लाइफ में। ठीक है, तो दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन इज very important. Evolution prevents stagnation. Means evolution prevents stagnation. Stagnation means इसको हम जनरली बोलते हैं गतिहीनता की, स्पीड जो कम हो जाती है उसको रोक देता है, गतिहीनता को रोकता है। तो जब आप इवेल्यूएट कर लेते हैं, सपोज बीइंग आपका इवेल्यूशन क्या होता है, सपोज जब आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, जब तो मिड टर्म में अगर आपका इवेल्यूशन ठीक नहीं हुआ है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ये क्या होगा, आप अगर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए तो उसको क्या लगेगा, ठीक है
जिस स्पीड से चल रहा है उससे चलते रहते हैं, ठीक है। बट जिसके मार्क्स कम आते हैं उसको क्या लगता है, नाउ आई हैव टू स्पीड अप माई सेल्फ, उसको स्पीड अप करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। तो बेसिकली जो हमारी कोई भी प्रोसेस है या प्रोग्राम है, अगर उसमें शिथिलता आ जाती है, जैसे कि रुक जाता है, एक स्टेज आती है ना जिसपे हम एक तरीके से सेचुरेशन टाइप आ जाता है, तो उस सिचुएशन को ब्रेक करने के काम आता है इवोल्यूशन। जैसे रिजल्ट्स आते हैं आपके सामने तो आप तुरंत से फिर से एक्टिव हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इवोल्यूशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज principle of satisfaction. It is the last principle of extension, last but not the least. As you know that when we are discussing the satisfaction, that means if the work or any extension activity is not satisfyingness, then the farmer and other people will not participate again in your program. That is most important. मीन्स अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी एक्टिविटी है, वो सेटिस्फाइंगनेस नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है फार्मर्स को या पीपल्स को, तो नेक्स्ट टाइम फार्मर पार्टिसिपेशन नहीं होगा। रिमेंबर इट ऑलवेज। तो आपका एक्सटेंशन का कोई भी एक्टिविटी है, इवन कोई प्रोग्राम है, तो ये ज़रूरी है, आपका सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उसको। एंड वन अदर पॉइंट इज सेटिस्फेक्शन reinforce the motivation, reinforce learning and motivate people to seek further improvement। जो हमारा मोटिवेशन होता है उसको बढ़ा देता है, reinforce करता है लर्निंग को। जब आपको कहीं से सेटिस्फेक्शन मिलता है, सपोज यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन मिड टर्म, देन इट विल सेटिस्फाई यू। अगर आपको मिड टर्म में अच्छे मार्क्स मिले तो डेफिनेटली आप सेटिस्फाई होंगे, और सेटिस्फेक्शन आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा फर्दर लर्निंग के लिए। अब आपको लगेगा कि मिड टर्म में अच्छे मार्क्स आए हैं तो एंड टर्म के लिए भी ऐसी तैयारी करनी है। तो बेसिकली इट इज़ reinforce the learning and motivate the people to seek further improvement। आगे भी आपको इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट्स के लिए आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द now coming to the next topic, extension educational process। as you know that sometime in your competitive exam it may be asked like the extension educational process was given by, किसने दिया है इसको, तो you should know that process was given by Liggins। okay, in I have bolded it first letter S-O-T-I-E and R। in short you can say it is also known as Soter। सोटर के नाम से भी इसको जानते हैं। सीक्वेंस आपको याद रखना, वी कांट स्किप एनी स्टेज या एनी स्टेप, किसी भी स्टेप को हम स्किप नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलर सीक्वेंस। फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन एनालिसिस, सिचुएशन का एनालिसिस करना होता है आपको, फिर देन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन, देन टीचिंग, देन इवैल्यूएशन एंड लास्ट वन इज अ रिकंसिडरेशन। okay, we will try to understand this extension education process with this picture, in which first is which is I called situation analysis। you can say what is now situation analysis में आपको क्या करना है कि हम क्या है अभी हमारे पास, what is now, and second one is objective। after the analysis of situation we will frame the objective, what should be means क्या है हमारे पास और क्या होना चाहिए, हम ये डिसाइड करते हैं, that is objective। and second third one is teaching। teaching means what to teach and how to teach। सपोज हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म किए हैं, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हमें देखना है कि हमें क्या पढ़ाना है, कंटेंट क्या होने वाला है हमारा, और किस तरीके से पढ़ाना है, विच मेथड इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेंट। आपके पास जो कंटेंट है उसके लिए कौन सा मेथड सुटेबल होने वाला है। इसमें हम यहाँ पर आइडेंटिफाई ये भी कर लेंगे कि हमारा ऑडियंस किस टाइप की है, जो भी फर्दर अर्लियर मैंने डिस्कस किया है। ये इलिटरेट अगर फार्मर्स है आपके तो ऑडियो विजुअल एड्स के साथ जाएंगे आप, योर फार्मर्स इज सेमी literate or you can say highly educated, then you can go with any kind of visual aids, audio visuals कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स को यूज़ कर सकते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स को यूज़ कर, कुछ भी मतलब कर सकते हैं अगर आपके फार्मर्स हाईली एजुकेटेड है। अगर आपके फार्मर्स इलिटरेट हैं देन यू शुड गो, आई विल एडवाइज टू यू शुड गो विद द ओनली ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स जिसमें सुनाई भी दे और आपका दिखाई भी दे, काइंड ऑफ पिक्चर मूवीज़, तो उसमें आपको जाना है।
तो यहाँ पर हम डिसाइड कर लेंगे व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। नेक्स्ट वन इज द एवोल्यूशन, एज अर्लियर आई डिस्कस्ड एवोल्यूशन, व्हाट हैज़ बीन द रिजल्ट, क्या आपका रिजल्ट आया। बिकॉज हमें अब कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, टीचिंग कराना है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा। यू शुड नो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस का इम्पैक्ट ही नहीं देखा आपने, तो फिर उसका पता कैसे चला कि वो यूज़फुल है कि यूज़फुल नहीं है। तो दैट्स वाई वी हैव टू इवेल्युएट दैट पर्टिकुलर थिंग, हमें उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट हैज़ बीन द रिजल्ट, क्या रिजल्ट है आपके। नेक्स्ट वन इज द रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन मीन्स होता है पुनर्विचार करना, व्हाट नेक्स्ट टू डू। जब हम कोई भी प्रोसेस को बनाते हैं, सपोज इन द इनिशियल आफ्टर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन वी हैव फ्रेम्ड 3 ऑब्जेक्टिव। हमने क्या किया, कोई भी सिचुएशन थी उसको एनालिसिस किया, उसके बाद हमने 3 ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कर लिया। वी हैव फ्रेम्ड ओनली 3 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 3 ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के बाद वी हैव डिसाइडेड टीचिंग मेथड, कि आपको टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करना है, कंटेंट क्या होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन किया। आफ्टर इवैल्यूएशन भी आपको पता चला कि अब तक आपके 2 ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं। यू हैव फेल्ड ओनली 2 ऑब्जेक्टिव आफ्टर इवैल्यूएशन, यू नो। आपको पता चला कि आपने 2 ऑब्जेक्टिव फुलफिल, दैट मीन्स स्टिल 1 ऑब्जेक्टिव इज अनफुलफिल्ड, आपका अनफुलफिल्ड है, अभी एक पूरा नहीं हुआ है। तो रिकंसिडरेशन में हम पुनर्विचार क्या करते हैं, फिर से सेम प्रोसेस चलते रहेगी, फिर से हम उस एक ऑब्जेक्टिव के लिए सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन हो, देन टीचिंग मेथड, देन इवोल्यूशन, देन रिकंसिडरेशन। मीन्स एंड ऑफ द स्पीच की ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपके सारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है, जब तक कि सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो जाएंगे ये कंटिन्यू इसी उसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स चलती रहेगी। Okay, now it's time to discuss points to be remember. As in my intro I said, in the last video we will discuss some important facts about the today's session. So let's start. As you know that starting point of extension work is need and interest of people. कोई भी एक्सटेंशन का काम अगर आपको वर्क आपको स्टार्ट करना था, तो यू शुड विद द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, आपको उनके साथ जाना पड़ेगा, उनकी नीड एंड इंटरेस्ट जानना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन। तो आपको अगर नंबर में पूछा जाए तो ऑलवेज यू हैव टू चूज 11। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नंबर्स देन यू शुड गो विद 11। अगर नंबर्स में पूछा जाए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कुछ बुक में 14 है 16 है, इट्स ओके, वो राइटर पर डिपेंड करता है, किसी राइटर ने 16 कर दिया, किसी ने 15 कर दिया। बट अगर नंबर्स में पूछा जाए आपसे तो you have to choose always 11. Next one is culture. Simply it is by mistake simply means social heritage. means culture क्या है कि social heritage है, किसी individual की property नहीं है। Next one is generalized guideline which form the basis for decision and action in a consistent way. It is called as principle. Principle क्या कहते हैं, जो हमारे decision और actions के लिए basis को form करता है, which form the basis for decision and action in a consistent way. Next one is primary unit of society. That is most important question. इसको बच्चों अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी, किसी भी यूनिट सोसाइटी की यूनिट क्या होती है, प्राइमरी फैमिली होती है। नेक्स्ट वन, वैल्यूएशन प्रिवेंट्स स्टैग्नेशन। आई नो दैट स्टैग्नेशन मीन्स गतिहीनता, ये हमारी गतिहीनता को रोक देता है। जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम स्लो हैं या फास्ट हैं, उसके बेसिस पर हम अपनी स्पीड को वी कैन मैनेज। एंड नेक्स्ट वन इज 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। 2 बेसिक प्रिंसिपल पूछा है, व्हाट आर द 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। दैट इज लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप एंड प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। Extension education process was given by, as you know, extension education process was given by Liggins, J.P. Liggins, पूरा नाम इनका जीन पॉल लिगन्स, 1967 में इन्होंने दिया था इसको। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन शॉर्ट नोन एज। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको इन शॉर्ट कहते हैं सोटर, SOTER। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस, तो सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको, सोटर, SOTER। तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपन, इनको सफल करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज द राइट स्टेप्स ऑफ
extension educational process. So this is all about today's session. So I hope you have learned lots of things from this session, and keep watching my videos. Okay, thanks for watching.